ट्रेजर, सो द हेल्थ ऑफ द सोसाइटी इज द नेशनल ट्रेजर। ये इसको हम राष्ट्रीय गौरव के तौर पे, राष्ट्रीय जिम्मेदारी के रूप में ये हमारा इस चीज़ का निर्वहन होना चाहिए कि हमें कोई भी व्यक्ति, भले ही हमारे पास पैसा, हमारे पास संसाधन है, हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यदि एक कोई भी व्यक्ति बिना चिकित्सा के दम तोड़ता है तो वो सबसे बड़ा हम लोगों के लिए शर्म की बात है। तो उसी दृष्टिकोण से हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं कि ऐसी लोक चेतना हम लोग पैदा करें कि छोटी छोटी बीमारियों को हम अपने से जीत सकें और इसको सीखें और लोगों को बताएं कि भाई ये सिस्टम हमारे वायबल सिस्टम है, इसका हम उपयोग करें और जितने भी ये जो आज के साइड इफेक्ट्स हैं, साइड चीज़ें हैं, उनसे हम बच सकें और चिकित्सा का लाभ उठा सकें। नेक्स्ट, द फॉर्म्स, मेथड एंड द नेचर ऑफ द मेडिकल साइंस एंड सर्विस हैव चेंज्ड बट द फंडामेंटल प्रिंसिपल हैव स्टेड द सेम। चिकित्सा का आज भले ही हमारा नजरिया बदल गया हो, हमारा ढंग बदल गया हो, एक्सरे मशीन आ गई हो, चाहे अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन आ गई हो, एमआरआई आ गया हो, लेकिन मूल उद्देश्य यदि हम उसको देखें तो आज भी हमारा वही है कि लोगों की बीमारी को दूर करना, उसको स्वस्थ रखना, और वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो सेम है, भले ही हम उनसे कहीं भटक गए हों। लेकिन जब हम वैदिक मेडिकल सिस्टम की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्मा साइंस, इट इज हाईली ह्यूमेन, free, easily available and widely accessible in all aspect for all। सबके लिए है ये, कोई ये नहीं है कि मैं कर सकता हूं तो आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। इसको ज्यादा से ज्यादा लोग सीखें और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको अपनाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको प्रैक्टिसाइज करें, छोटी मोटी चीजों में दवाइयां लेने से बचें। सिर में दर्द हो रहा है तो आपने डिस्प्रिन ले ली, कोई और दवाई ले ली, उससे कोशिश कीजिए कि हम अपने मर्म को पॉइंट को दबा लें, पैर में तकलीफ हो रही दवाई ना खाएं, पोस्चरल चीज़ों को एडॉप्ट, जो पोस्चरल डिजीजेज है उनमें मर्म चिकित्सा करें, थोड़ी डाइटेटिक्स का ध्यान रखें, हमें क्या चीज़ खानी है क्या नहीं खानी, रात को दही नहीं खाना है तो नहीं खाना है, ठंडा पानी, हम धूप से आए एकदम ठंडा पानी पिए, ठंडे से आए गर्म पानी नहीं करना, डस्ट से बचना है। जो चीज़ें सामान्य रूप से हमारे स्वास्थ्य के रक्षण के लिए सहायक होती हैं उनका हमको ध्यान रखना चाहिए और उन छोटी छोटी चीज़ों से हम बहुत चीज़ों से बच सकते हैं। आपने गर्म पानी पिया, ठंडा पानी पिया, गला खराब हो गया, उसके बाद आप 7 दिन 10 दिन एंटीबायोटिक ले रहे हैं और एंटीबायोटिक लेने से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो बाद में साइड इफेक्ट होते हैं, उनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये सिस्टम जो है वो ह्यूमन सिस्टम है, फ्री है, इजीली अवेलेबल है। इजीली अवेलेबल, इसमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, आपका शरीर है, आपका हाथ है, बीमारी आपको है, आपको पता है कि इस बीमारी में ये चीज़ करनी है तो इमीडिएटली जस्ट यू कैन गिव ट्रीटमेंट योरसेल्फ। आप अपने को चिकित्सा खुद दे सकते हैं, अपने परिवार को दे सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को इसका लाभ दे सकते हैं। नेक्स्ट, forming a bridge across the time people became involved in the fight against कर ही रहे साथ में। जो कई बार क्या होता है कि इस चिकित्सा को, मर्म चिकित्सा का लोग सोचते हैं इससे क्या होगा, तो उसको हमें कई बार कुछ चीजें देनी पड़ती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग माला लेके भगवान का नाम लेते हैं, तो क्या माला का कुछ भगवान के नाम से कोई संबंध है? कुछ नहीं, कोई संबंध नहीं, लेकिन वो सुमिरनी कहते हैं कि उसको माला को देख के हमें ध्यान आता है कि हमें भगवान के नाम का स्मरण करना है। ऐसे ही हम बहुत सारी चीजें मर्म चिकित्सा के साथ करते हैं जबकि उसकी आवश्यकता नहीं होती। कुछ दवाइयां देनी पड़ती हैं, इसलिए देनी पड़ती है कि भाई थोड़ी बहुत दवाइयां देंगे तो उसको लगेगा कि मैं कुछ खा रहा हूँ, और दवाई के साथ साथ हम उसको कहते हैं ये चीज़ करें। फायदा कौन चीज़ करती है? मर्म चिकित्सा करती है। लेकिन एक जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है इट कैन बी प्रोवाइडेड बाय द प्राणायाम, आसन एंड हर्बल मेडिसिन, और ये हेल्प भी करती हैं, बहुत चीज़ों में हेल्प भी करती हैं। लेकिन जहाँ मर्म चिकित्सा कार्य करती है वहाँ किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। In this aspect, every person has the right to health protection by himself through marma science। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, ये भगवान के दिया हुआ अधिकार है, ये सिस्टम भगवान ने बनाया, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं। ये सबका अधिकार है कि हम स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहने का भी सबसे सरल उपाय, हम आपसे ये नहीं कहते कि आप आधा घंटा दौड़िए, आधा घंटा आप योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, कोई दवाई खाइए, कुछ ऐसा कीजिए। आपको सिर्फ अपने उन बिंदुओं को जानना है और उसको प्रेशराइज करना है, उसको ट्रीट करना है, उसको उपचारित करना है, और इससे आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। और ये जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है और क्यूरेटिव एस्पेक्ट है, दोनों में आपकी हेल्प कर सकता है, इसलिए इसको जानना सबसे जरूरी है। नेक्स्ट, 100% ठीक तो होते ही, पोलियो का व्यक्ति ठीक होता है, रिहेबिलिटेट होता है, अपने कार्य पे ठीक होता है। 20 साल पुराना यदि किसी को पोलियो होता है, उसको उसके पैर में जान आ जाती है और उसके बाद वो अपने कार्य पर रिहेबिलिटेट भी हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये एक बहुत अच्छा कार्य है और इसको सबको अपनाना चाहिए। इसमें क्या है, रिहेबिलिटेशन इन कंपैरिजन टू द प्रेजेंट सिचुएशन इन्वॉल्विंग सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिकल साइंस वेयर बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर इन्वेस्टेड इन द डायग्नोस्टिक टूल्स, laboratory techniques and infrastructure, but the net gain in terms of treatment is very limited। हम तो सारी बीमारी बता देते हैं, आपको 6 महीने दौड़ाएंगे और 6 महीने दौड़ाने के बाद आपकी बीमारी का डायग्नोसिस बता देंगे कि ये बीमारी आपके बाद है,
और उसके बाद हम यदि आपसे उपचार पूछेंगे कि इसका आपने बीमारी तो बता दी, अब इसका उपचार बता दें, कहते इसका कोई उपचार नहीं है, इसकी कोई ठीक नहीं होने वाली बीमारी, तो व्हाट इज द एक्चुअल गेन, व्हाट इज द नेट गेन, क्या फायदा उस डायग्नोसिस का? तो उस डायग्नोसिस को का क्या फायदा है, उसको यदि जानेंगे तो ये मर्म चिकित्सा से आपको फायदा हो सकता है। नेक्स्ट, देयर इज अ गैप ऑफ थाउजेंड्स ईयर्स in the teaching, training and learning of the Vedic medical sciences due to many unavoidable circumstances. हजारों साल से, सैकड़ों साल से तो समझिए, जब से मुगल काल है, मुगल काल के बाद अंग्रेजों का समय है, और आज भी वो वैदिक मेडिकल साइंसेस कहीं पिछड़ सी गई हैं। अब भी हमारी स्वतंत्रता के बाद भी उनको जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, जितना प्रोपोगेशन मिलना चाहिए था, जितना उसको प्रमोशन मिलना चाहिए था, प्रोवोकेशन मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग सभी लोग मिल के काम कर रहे हैं और इसको चाहते हैं कि ये चाहे गवर्नमेंट स्तर पर हो, चाहे व्यक्तिगत स्तर पर हो, लोगों समाज के स्तर पर हो, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। In the present situation where the whole medical science is away from the reach of the common man due to its expensiveness and hazards, it was decided to take the privilege to making the format of this मर्मा science and the therapy. हम लोगों ने सोचा कि भाई जो चीज़ हम लोग जान पाए, इसको हम कैसे लोगों तक पहुंचाएं। तो सेल्फ मर्मा थेरेपी हम लोगों ने कई क्राइटेरिया बनाए। एक तो सेल्फ मर्मा थेरेपी का क्राइटेरिया बनाया कि हर व्यक्ति इसको सीखे, जाने और अपने को अस्वस्थ होने से रोक सके। दूसरी चीज बनाई कि यदि कोई मरीज ट्रीटमेंट लेता है किसी ट्रेंड व्यक्ति से, और उसके बाद उसको फॉलो अप ट्रीटमेंट के तौर पे उसको फॉलो अप ट्रीटमेंट करे। दूसरी चीज, तीसरी चीज, द मेडिकल पर्सन हु इज रिलेटेड विद एनी मेडिकल साइंस, किसी भी वैदिक जो मेडिकल साइंस है, चाहे एलोपैथी है, आयुर्वेद है, योग है, प्राणायाम है, होम्योपैथी है, यूनानी, किसी से संबंधित कोई डॉक्टर है, उसको इसको सीखना चाहिए और उसका उपयोग अपनी चिकित्सा पद्धति के साथ करना चाहिए। और उसके लिए भी हम लोग कहते हैं कि इसको निःशुल्क करना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, भगवान की दी हुई चीज़ है। यदि सिस्टम में वो चीज़ नहीं होती तो हम उसको कर नहीं पाते। जैसे हम ये सोचें कि यदि हमने गाड़ी में चाबी लगाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई तो उसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। मेरा कंट्रीब्यूशन तब हो सकता था जब मैं इस डेस्क में वो चाबी लगाता और ये चलने लगती, तो मेरा कंट्रीब्यूशन हो सकता था। इसका मतलब क्या, द सिस्टम इज प्रेजेंट इन द बॉडी एंड इट इज मेड बाय द गॉड, तो उसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। सिर्फ हम लोगों की क्या इंपॉर्टेंस है कि हमने उसको समझ पाए कि ये यहाँ से ऐसे करने से ऐसा होगा, तो इसको क्या करना चाहिए, फ्री करना चाहिए। और ये सफरिंग ह्यूमैनिटी के लिए ही डेडिकेट होना चाहिए इस पूरा का पूरा प्रोग्राम। तो इसमें हम लोगों ने कहा कि देयर इज अ गैप ऑफ थाउजेंड्स ईयर्स इन द टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग ऑफ वैदिक मेडिकल साइंसेज ड्यू टू मैनी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज। वो बहुत सारी सर्कमस्टेंसेज थी, आज भी हमारे सामने वो परिस्थितियाँ हैं। और इसमें ये जो फॉर्मेट हम लोगों ने बनाया है कि कैसे हम इसको सिखाएं, उसको नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको बताएंगे। नेक्स्ट, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेल्फ मर्मा थेरेपी की। जो सेल्फ मर्मा थेरेपी है एंड द स्पेसिफिक मर्मा थेरेपी फॉर द एलिमेंट्स शुड बी नोन टू ऑल, सबको जानना चाहिए। देखिए, यदि हम मर्म चिकित्सा न भी जान पाए तो हमें कम से कम मर्म चिकित्सा, स्वमर्म चिकित्सा आनी चाहिए, सेल्फ मर्मा थेरेपी आनी चाहिए। और ये आना चाहिए कि भाई एक ऑप्शन हमारे पास ऐसा भी है, भले मैं नहीं जानता लेकिन है, क्योंकि जो फीडबैक मिलता है विभिन्न बीमारियों में, वो इतना नेगेटिव फीडबैक है कि आदमी जिंदा होते हुए सोचता कि मैं ठीक नहीं हो सकता कभी। वो सब वो नेट पे भी देखेंगे, आप बुक्स को देखेंगे, आप कंसल्टेंट से जानेंगे, भाई इसके बाद कोई चिकित्सा पद्धति नहीं। आप कभी भी ऐसा ना कहें, आप कहिए कि यू हैव टू ट्राई सम अदर मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट। आप कभी भी उसको ये नहीं कहिए, वो ये कहिए कि मुझे नहीं आता। फिजिक्स वाले को फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री नहीं आती। संगीत वाले को संगीत आता है, आर्ट नहीं आता। जो क्या कहते हैं, कोई पेंटिंग नहीं आती, तो पेंटिंग वाला कहने लगे कि जो मुझे नहीं आता वो किसी को नहीं आता, ये कहना सबसे बड़ी गलत बात है। लेकिन जो फीडबैक जो मरीज के पास जाता है वो यही जाता है कि जो मुझे नहीं आता वो किसी को नहीं आता, और आप ठीक नहीं हो सकते, और आप जाइए, सेवा कीजिए। कई बार तो क्या कहते हैं, बस यू हैव टू लिव, ऐसे ही आपको रहना है, जिंदगी भर आपको ऐसे ही रहना है। ये जो मैसेज है वो नहीं जाना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि कोई हमारे पास अल्टरनेटिव सिस्टम है, तो उसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इन सम डिजीजेस द फोकस इज ऑन द प्रिवेंशन ऑफ कॉमन मिस्टेक्स ड्यूरिंग द प्रोसीजर्स ऑफ मर्म थेरेपी। मर्म चिकित्सा जानने से पहले हम लोग छोटी छोटी चीज़ें वो बताते हैं कि आप इसमें क्या क्या गलती हो सकती है, हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो मर्मा पॉइंट्स हैं, दीज आर वेरी वाइटल पॉइंट्स। इफ़ यू आर गोइंग टू हर्ट इट एंड द अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट्स में कम, और उससे बहुत सारा नुकसान हो सकता है। इसलिए सेल्फ मर्मा थेरेपी में तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जब हम मर्मा थेरेपी करते हैं तो उसमें बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, ए गाइड ऑफ न्यूसेंस फॉर द प्रोसीजर्स दैट will save the time and the injury to the marma point, which will
विच मे बी फैटल और हार्मफुल, उनको जानना चाहिए। कौन कौन से मर्मो पॉइंट बहुत फैटल हैं, उनको नहीं करना चाहिए। तो नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स, तो थोड़ी बहुत चीजें आपको जाननी चाहिए। यदि हम कान के नीचे दबा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसके नीचे कोई आर्टरी है, कोई ग्लैंड है, कोई चीज है, तो उसको थोड़ा बहुत उसको जानना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि इसके लिए साइंस जानना जरूरी है, लेकिन हमें ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को जानना चाहिए कि कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। तो नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट anatomical structures in relation to murmur points is mandatory and it is a critical ingredient in the murmur practice and the therapy. ये सेल्फ मर्मर थेरेपी में जानना उतना जरूरी नहीं, ये स्पेसिफिक मर्मर थेरेपी में जानना जरूरी है। हम जब दूसरे को करते हैं तो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, जैसे हम ये छाती का अंदर का दृश्य है, ये रिब केज है, रिब केज के अंदर फेफड़े हैं, फेफड़े के साथ ही उसमें हार्ट है। हम यदि ऊपर से प्रेशर दे रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसके नीचे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। ये नहीं कि हम छाती पे प्रेशर उतना नहीं दे सकते जितना हम टांग पे दे सकते हैं। आंख के ऊपर हम उतना प्रेशर नहीं दे सकते जितना हम किसी मस्कुलर ऑर्गन पे दे सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज आपको जाननी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स एंड लैंडमार्क्स एंड देयर इंटर रिलेशनशिप इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नो। इसलिए शरीर के अंदर कौन से अंग है, उनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या है, उनकी एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, ये जाननी जरूरी है। कई बार हम लोग पहले बचपन में समझते थे कि हम यहाँ खाना खाते हैं और खाना यहाँ से सीधे पेट में भर जाता है। पता नहीं था जब छोटे थे, तो जब तक हम लोगों को ये नहीं पता था कि हम खाना खाते हैं, इसोफेगस से जाता है, इसोफेगस से स्टमक में जाता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट क्रॉसेस, इट गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, अल्टीमेटली इन लार्ज इंटेस्टाइन। लीवर में क्या क्या होता है, लीवर कैसे फंक्शन करता है, तो वो सारी चीजें यदि छोटी मोटी चीजें हम लोग जान जाएं तो मर्म चिकित्सा को करने में और उसके प्रभाव को समझने में हमें ज्यादा सुविधा होती है। तो थोड़ा बहुत इसको जानना जरूरी है कि भाई पेट में यहाँ पे फेफड़ा होता है, यहाँ पे हार्ट होता है, कान के पीछे क्या होता है, आँख कैसे बनती है, आँख का मूवमेंट कैसे होता है, ये सारी चीजें जाननी थोड़ी बहुत जरूरी होती है। एंड इट इज अ सक्सेसफुल अप्रोच टू डील विद द प्रॉब्लम्स वन कम्स अक्रॉस द ड्यूरिंग मर्मर थेरेपी। इससे जो भी प्रॉब्लम्स आती है उससे यदि हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को हम लोगों को थोड़ा बहुत भी पता हो। जब मुझसे 4 दिन का प्रोग्राम कहा गया था कि यहाँ हम 3-4 दिन का करेंगे, तो हम लोगों ने पूरा 1 दिन का एनाटॉमी का प्रोसेस रखा था कि हम बेसिक चीज़ों को बताएं कि भाई यहाँ पे ये ऑर्गन होता है, इसको ऐसे पेल्पेट कर सकते हैं, इसकी लेंथ ये होती है। लेकिन हमें समराइज करना पड़ रहा है 1 दिन में, तो ये जस्ट यू हैव टू नो कि इसको आप देख सकते हैं कि कहाँ क्या ऑर्गन हो सकता है। बीइंग एन अनटच्ड मेथड ऑफ हीलिंग, अनटच्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये है तो शरीर में, लेकिन इसको अभी तक हमने छुआ नहीं, इसका हमने प्रयोग किया नहीं। हमारे बक्से में हमारे पिताजी ने बहुत सारा कैश रखा हुआ है, गोल्ड रखा हुआ है, लेकिन हम उसके ऊपर कपड़ा लगा हुआ है, हम सोच रहे हैं इसमें कोई लकड़ी का टुकड़ा रखा, हमने देखा ही नहीं, उसको छुआ ही नहीं। तो ये क्या कैसी साइंस है? इट इज बीइंग ए अनटच्ड मेथड ऑफ हीलिंग, अभी तक छुआ नहीं है हमने इसको। मोर एंड मोर वर्किंग हैंड्स आर नीडेड टू स्प्रेड द नॉलेज एंड बेनिफिट्स ऑफ दिस साइंस। तो ये इस सारी प्रक्रिया का उद्देश्य, इस सारी जो हम लोगों के कार्य का उद्देश्य क्या है कि हजारों लाखों लोगों को इस कार्य में प्रेरित करना, उसके विषय में सिखाना। इसको पाखंड नहीं बनाना है कि भाई ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, मैं करता हूं तो ठीक है, यदि इसमें मैं फूंक मारता हूं तो ठीक है, ये मैंने पता नहीं कहां से सीखा, मेरे गुरु ने बताया, मुझे सिद्धि मिल गई, ऐसा कुछ नहीं। ये हर सिस्टम हर आदमी के अंदर है और हर आदमी इसको कर सकता है। इसलिए हर आदमी को अपने को मर्मा डॉक्टर तो समझना ही चाहिए। ये यू आर बोर्न मर्मा डॉक्टर, आप जब जिस दिन से पैदा हुए हैं उस दिन से आप मर्मा डॉक्टर हैं। इसको बात को यदि आप ध्यान रखें, इसको समझें, इसको सीखने की कोशिश करें, तो अपना भी फायदा कर सकते हैं, समाज का भी फायदा कर सकते हैं। तो इसमें फिर टीचिंग, ट्रेनिंग एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इन द साइंस इज द नीड ऑफ द आवर। देखिए, टीचिंग ट्रेनिंग तक तो बात हम कर सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कब होगी? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तब होगी जब या तो आप उसका उपयोग करेंगे या आपके सामने उसका प्रभाव आएगा। जैसे राव साहब ने अभी कहा, राव साहब ने मुझे बुलाया तो निश्चित रूप से कोई प्रभाव के माध्यम से बुलाया। तो ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन साइंसेस को हमेशा चाहे तो पाखंड कह के, चाहे धर्म का रूप कह के, चाहे कहते हैं ये कुछ नहीं है कह के इसको बदनाम किया जाता है। वो कौन लोग करते हैं? जिनके हित इससे जुड़े होते हैं, जिनके हित इससे बाधित होते हैं। यदि सारे लोग इससे ठीक होने लगे तो फार्मा कंपनी क्या करेंगे? यदि सारे लोग इससे ठीक होने लगे तो MRI कौन कराएगा? सारे लोग इससे ठीक होने लगेंगे तो नर्सिंग होम्स कैसे चलेंगे? तो बहुत सारी चीजें आपको डिसहार्टन करती हैं हम लोगों को, क्योंकि 20-22 साल में जब हम लोग करते थे, लोग कहते हैं इससे कुछ नहीं होता। हम लोग लगे रहे, हम लोगों ने किसी से कुछ नहीं कहा, उसका डाटा कलेक्शन किया, डेटा लिया, उसको रिप्रैक्टिसाइज किया, लोग खुद कहने लगे कि आपने ऐसे किया तो इसका ये बेनिफिट मिला। उसको जो फीडबैक हमको पेशेंट से मिला, हम लोगों ने उसको कैटेगराइज किया, साइंटिफिकली एनालाइज किया और उसको फिर
री इम्पोज किया और लोगों को बताया, और जब इसका फ़ायदा हुआ तो लोगों से डिमांड आने लगी, लोग करने लगे कि भाई इससे हमें इतना फ़ायदा होता है। तो इसका जो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का प्रोग्राम है, टीचिंग हमको नहीं, इसको 3 चीज़ों में डिवाइड किया, टीचिंग, ट्रेनिंग एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए हम ये चाहते थे कि यहाँ पे हमारे पास 10-20 लोग ऐसे आपके बुलाए। कई बार तो क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई रोगी आता है, 10 साल से प्रॉब्लम है, 5 साल से प्रॉब्लम है, 3 महीने से हाथ नहीं उठ रहा, गर्दन नहीं घूमती, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है, और यदि वो तुरंत ठीक हो जाता है तो लोग सोचते हैं शायद ये प्लांटेड पेशेंट है इनका, उसकी हमें आवश्यकता नहीं कि प्लांटेड की ये अपना मरीज लाए और ऐसे दबाए वगैरह, हाँ जी मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। तो हम चाहते हैं कि आप अपने लोगों को कि लाएं, और उससे जब आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है तो वो फिर आपके जैसे लोगों की इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमें आवश्यकता होती है, क्योंकि इसको ये एक व्यक्ति का कोई कार्य नहीं है, ये ईश्वरीय कार्य है, दैवीय कार्य है, और इसमें हम लोग समान रूप से भागीदार हैं। इसमें कोई आगे कोई पीछे नहीं है, क्योंकि हर में 107 मर्म है, मेरे में कोई ज़्यादा हो और आप में कम हो, ऐसा संभव नहीं है। तो इसमें आप और मैं, हम सब एक बराबर हैं, और सबको इस कार्य के लिए उसी भावना से, उसी मेहनत से इस कार्य में लगना है कि हम इसको आगे कैसे बढ़ा सकें, और लोकहित का कार्य, ये जो जन कल्याण का कार्य है, उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकें, इसके लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। नेक्स्ट, अब हमने इसको साइंस और जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है उसमें क्या डिफरेंस है। तो साइंस डिस्कवर्स और अनवेल्स द फिजिकल मटेरियल एंड द मॉर्टल वर्ल्ड। साइंस क्या करता है, हमें भौतिक चीज़ों के विषय में बताता है कि भाई ये इसका आयतन ये है, इसमें पानी में यदि हम पत्थर डालेंगे तो इतना पानी इसका बाहर आ जाएगा, ठीक है, जितना वॉल्यूम की चीज़ हम डालेंगे उतना पानी इससे रिप्लेस हो जाएगा। ये किसने बताया हमें, ये विज्ञान ने बताया। तो द वर्ड वाइल फिलॉसफी endeavors टू इंटरप्रेट इट्स एक्चुअल मीनिंग, जो सही चीज बताती है वो दर्शन बताता है, इसके पीछे का दर्शन क्या है, एंड कोऑर्डिनेशन द साइंटिफिक मटेरियल व्यू पॉइंट्स विद द रिलीजियस स्पिरिचुअल कंसेप्ट, द वैदिक मेडिकल साइंस आर मोर देन दैट। विज्ञान से ज्यादा है हमारा जो ये जो वैदिक मेडिकल साइंसेज है, ये आज के विज्ञान से कहीं बढ़कर है, क्योंकि इसमें स्पिरिचुअलिटी है, इसमें फिलॉसफी है, इसमें हमारा अपना व्यू पॉइंट है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि इट इज मोर देन दैट, और साइंस से ज़्यादा बढ़कर हमारी वैदिक मेडिकल साइंस है। नेक्स्ट, द गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स ऑफ हिज ओन फ्री एंड sovereign will and created the human being with his all wise and eternal purpose। भगवान ने क्यों बनाया, काहे ने दुनिया बनाई, क्यों दुनिया बनाई, गाना है ना, तो वो उसी को हम लोग कहते हैं क्यों बनाई, टू फुलफिल हिज इटर्नल पर्पस। उसने किसी खास उद्देश्य के लिए हम लोगों को बनाया। एंड ही प्रोवाइड एबंडेंट पावर्स इन द ह्यूमन बॉडी। उसने ऐसा नहीं है कि हमें ऐसे ही छोड़ दिए। जब माता अपने बच्चे को स्कूल भेजती है तो क्या करती है, वो लंच बॉक्स में खाना भी रखती है, उसका बैग भी लगा के देती है, उसमें एक क्या कहते हैं, उसके जेब में कुछ पैसे भी रख के देती है, कहीं भी जाना है, उसके सारी सुविधाओं का ध्यान रखती है। ऐसे ही भगवान ने जब हमको इस दुनिया में भेजा है तो ही प्रोवाइडेड एबंडेंट पावर्स इन द ह्यूमन बॉडी। उसने सारी की सारी क्षमताओं को, वो बच्चा यदि अपना बैग टटोले ही नहीं, देखे ही नहीं, तो माँ का कोई उसमें वो नहीं है, माँ का कोई भी दोष नहीं है। ऐसे ही यदि हम अपनी इन पावर्स को नहीं देखते, नहीं जानने की कोशिश करते, तो हम यदि भगवान से कहें कि भगवान इसका दोष है, तो वो नहीं, दोष हमारा है कि हम उसको देख नहीं पाते। तो ये फिर हम लोग कहते हैं कि ही प्रोवाइडेड एबंडेंट पावर्स इन द ह्यूमन बॉडी। और ये पावर्स में एक पावर क्या है, पावर ऑफ सेल्फ हीलिंग भी है। नेक्स्ट, द ह्यूमन बॉडी इज अ गॉड मेड मशीन। आजकल बड़ी बड़ी मशीनों की बात होती है, तो भगवान की बनाई हुई सिर्फ एक मशीन है, बाकी सारी किसने बनाई है, इंसान ने बनाई। बार बार हम लोग कहते हैं कि जितनी भी मेडिकल साइंसेज हैं वो इंसान ने बनाई है, और ये मर्मा साइंस है वो किसने बनाई है, वो भगवान ने बनाई है, क्योंकि इस शरीर को बनाने में इंसान का कोई योगदान नहीं है। ठीक, समझ रहे? तो ये द ह्यूमन बॉडी इज ए गॉड मेड मशीन विद फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी। व्हेनेवर दैट वी डिसरिगार्ड द बेसिक्स नॉर्म्स ऑफ द लाइफ, इट बिकम्स इल। जब भी हम बेसिक नॉर्म्स को ओवरलुक करते हैं तब भी हम बीमार पड़ते हैं, नहीं तो हमारे बीमार पड़ने का कोई साधन नहीं, कोई कारण नहीं कि हम लोग बीमार पड़े। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट लाइफ इज एंड व्हाट आर द नॉर्म्स ऑफ द लाइफ। लाइफ के नॉर्म्स क्या है और क्या है, उसको हमने बीच में कट शॉर्ट किया, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन के लिए हमने इसको बीच में सारी चीज़ों को हमने इसमें से निकाल दिया, क्योंकि इस पर पूरा हम लोगों का पूरा एक दिन का समय था। लेकिन इसको हमने समराइज किया कि बॉडी, सेंस ऑर्गन, साइकी एंड द सोल आर कलेक्टिवली नोन एज द लाइफ। हम लाइफ किसको कहते हैं, जिसमें शरीर है, सेंस ऑर्गन्स है, हमारा दिमाग है और हमारी आत्मा है।
उस जब चारों चीजें हम साथ होती हैं तब हम उसको लाइफ कहते हैं। एंड दिस इज डिस्कस्ड इन द लाइफ साइंसेज, और आयुर्वेद में इसको शरीरेंद्रिय सप्तात्मा संयोगोधारी जीवितम नित्य कश्चानुबंधश्च पर्याय आयु उच्यते। उसको आयु कहा है, उसको लाइफ कहा है, वो साइंस ऑफ लाइफ, इसको इसलिए आयुर्वेद को हम लोग साइंस ऑफ लाइफ कहते हैं। नेक्स्ट, अब मर्मा साइंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड and religious practices by the mediation of experiential philosophy, and is part of the human being's long experience in day-to-day life for the achievement of mortal and immortal gains. हर आदमी क्या सोचता है कि हमें मोक्ष मिल गया। मोक्ष मिलने के लिए बहुत सारे काम करता है। क्या काम करता है? भूखा रहता है, उपवास रखता है। तो उपवास रखने से हो सकता है मोक्ष में सहायता मिलती है, लेकिन उपवास रखने से उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है। उपवास रखने से क्या होता है? उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है, और भी बहुत सारी चीजें करती है। सुबह जल्दी उठता है, सुबह गंगा स्नान करता है, तो उससे क्या होता है कि वो जो सुबह की प्रक्रिया है, जो सुबह का हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है, इट रोटेट्स इन ए नॉर्मल वे, और जो सुबह की जो हमारे बॉडी में बॉडीली रिएक्शंस होने चाहिए वो ठीक से हो सकते हैं। तो ये मर्मा साइंस को ये कॉम्बिनेशन है, इसलिए हमने कहा कि ये मॉर्टल और इमॉर्टल गेन्स दोनों के लिए इट इज हेल्पफुल इन द मॉर्टल एंड इमॉर्टल गेन्स। नेक्स्ट, in scientific mortal state nothing can be absolutely provided। हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये आज विज्ञान कुछ कहता है, कल कुछ और कहता है। आज आइंस्टीन ने कुछ कहा, कल किसी ने कुछ दूसरे ने कह दिया, तो हमने दूसरे की बात माननी शुरू कर दी। ये एवर चेंजिंग, साइंस इज एवर चेंजिंग। आज जबकि साइंस सन राइजेस इन द ईस्ट, ये कहाँ के लिए सत्य है? ये धरती के लिए सत्य है। ये सत्य चंद्रमा के लिए नहीं है। तो ये इसको हम एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं कह सकते। एब्सोल्यूट ट्रुथ जो और कुछ हो सकता होगा, लेकिन सूर्य पूरब से उगता है, ये हमारे लिए सत्य, दूसरे के लिए सत्य नहीं हो सकता। तो ऐसे क्या इन साइंटिफिक मॉर्टल स्टेट नथिंग कैन बी एब्सोल्युटली प्रोवाइडेड, बिकॉज द साइंटिफिक रिजल्ट्स आर predicated on assumptions। assumptions तो करते हैं अनुभव, ये हम अनुमान लगाते हैं, अनुमान के आधार पे आधारित है। एंड मर्मा साइंस इज एन इंस्टेंट, permanent, natural, non-invasive way of healing today, because it succeeds in conserving many of the highest moral values of its adherent. It promotes the calmness, self-control, self-healing, realization, happiness, and does much to prevent sufferings and sorrow। ये सारी चीज़ों को करती है, बहुत सारी चीज़ों को करती है। यही नहीं कि सिर्फ स्वास्थ्य, तो इसका एक छोटा सा भाग है कि इससे हमें स्वास्थ्य भी मिलता है, लेकिन इससे हमें ऐसी बहुत सारी और चीज़ें मिलती हैं कि जो मर्मा साइंस से पॉसिबल है। नेक्स्ट, दोज हु बिलीव इन द सेल्फ हीलिंग पावर ऑफ द ह्यूमन बॉडी लिव बेटर लाइफ्स देन मैनी हु डू नॉट। जो व्यक्ति इस चीज़ में विश्वास रखते हैं कि हमारे शरीर में भगवान का वास है, हमारे शरीर में बहुत सारी ताकतें हैं, वो क्या है? वो अपने से बहुत सारे जो लोग जो इस पर विश्वास नहीं करते हैं उनसे ज़्यादा सुखी है, because they depend more on these sciences than the other conventional medical practices। वो सीधे कुछ नहीं जाएंगे, सीधे एलोपैथिक। किसी ने कह दिया ऑपरेशन कराना है, ऑपरेशन कराएंगे। लेकिन जिसको ये पता होगा कि भाई और चीज़ भी हो सकती है, वो पहले दूसरी चीज़ें ट्राई करेगा, और हो सकता है कि वो ज़्यादा बेनिफिटेड हो बनस्पत दूसरी चीज़। ऑपरेशन भी करा लिया, उसके बाद ठीक नहीं हुआ, कहता है इसके बाद तो कुछ हो नहीं सकता। पहले चीज़ ट्राई कर ले तो हो सकता है कि उसकी लाइफ बेटर हो सकती है। एंड द रियलाइजेशन ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द हीलिंग पावर ऑफ मर्मा थेरेपी इज एन एक्सपीरियंस which is super ideational। There is no word which can be employed to designate the scope and prospects of मर्मा थेरेपी। हम इसको बता नहीं सकते। इसको ये जैसे गूंगे का गुड़ होता है, जो गुड़ खाता है वो वही उसके स्वाद को जान सकता है। यदि हम कहें मीठा, कोई मीठा लिखने से यदि कोई मीठे का अनुभव कर सके तो संभव नहीं है। तो मीठे का अनुभव कौन करेगा? जो उसको खाएगा। तो ऐसे ही मर्मा थेरेपी का को कौन अप्रिशिएट करेगा? जो उससे बेनिफिटेड होगा, जो उसका उपयोग करेगा, वही उसके बेनिफिट को समझ सकता है, दूसरा कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं देयर इज नो वर्ड विच कैन बी एम्प्लॉयड टू डेजिग्नेट द स्कोप एंड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ मर्मा थेरेपी। इसलिए बार बार हम लोग कहते हैं इसको खुद अनुभव कीजिए और दूसरों को इस अपने अनुभव को शेयर कीजिए। नेक्स्ट, व्हाइल आयुर्वेदा इज नॉट ओनली ए मेडिकल साइंस। आयुर्वेद को हम क्या कहते हैं कि एक चिकित्सा विज्ञान नहीं है, ये एक जीवन जीने की एक कला है, जीवन जीने का एक विज्ञान है, जिसमें पूरा जीवन हमको कैसे बिताना है और कौन सा जीवन, जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत, उसकी पूरी जो आर्ट एंड साइंस ऑफ लाइफ है, इट इज अंडर द हेडिंग ऑफ आयुर्वेदा। इसमें क्या कहते हैं कि इट इज ट्रूली is one of the most novel way of treatment, having originated out of a very long experience of thousands of years
and culminated as final reality. ये ऐसा नहीं है कि इसमें कोई चीज़ बनी। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एलोपैथिक मेडिसिन हम लोग 20 साल पहले इस्तेमाल करते थे, वो आज हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा ट्यूबरकुलोसिस का। टीबी का जो इलाज होता था, पहले कहते थे कि 1.5 साल तक दवाइयाँ आपको बिना रुके खानी है, एक दिन भी आपको नहीं छोड़नी। आज डॉट्स का प्रोग्राम है, तो उसकी डोज चेंज की गई है और हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 3 दिन दवाई का प्रोसीजर किया। तो या तो हम पहले गलत थे या आज गलत है। तो कह नहीं सकते कि पहले गलत है या आज गलत है। आज इसको हो सकता है कि ये जो आज रेजिम चल रही है, इसके कोई दूसरे इफेक्ट्स आए और हम उसको फिर मॉडिफाई करें, तो वो एक अलग चीज़ हो सकती है। तो इसको हमारे उसमें ये चीज़ें दूसरी है। हमारा एक पूरा सिस्टम है, जो सिस्टम हजारों साल से प्रैक्टिसाइज होता है, और उसमें आज भी लहसुन की वही प्रॉपर्टीज हैं जो आज से हजारों साल पहले थी। लहसुन वही कार्य करता है जो हजारों साल पहले करता था। आज उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो द रिसर्चर एंड ग्रेट साइंटिस्ट डिड नॉट स्टॉप until it has speculated about almost every phase of medical science, expecting complete liberation from disease and sorrow. उन्होंने अपनी तरफ से सारे उपाय लिखे कि हम बिल्कुल बीमार ना हो, भले हम उनको फॉलो न करके बीमार होते हों, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से सारे प्रयास किए कि हम किसी भी रूप से हम लोग बीमार ना हो। उसका प्रयास हमारे ऋषियों का, हमारे साइंटिस्ट का, पुराने साइंटिस्ट का, आज के साइंटिस्ट की बात नहीं कर रहे, पुराने लोगों का रहा। और ये इट इज द टोटल प्रोग्राम इज डेडिकेटेड टू सफरिंग ह्यूमैनिटी। सारा का सारा प्रोग्राम उन्होंने लोकहित के लिए, लोक कल्याण के लिए, लोगों के हित की बात के लिए किया है। नेक्स्ट, ब्रिजिंग अक्रॉस द टाइम्स। In this way, the non-medicinal, non-surgical option of healing in terms of marma therapy, marma vigyan, was incorporated in the spiritual practice and rituals as a part and parcel of the routine life. आपने देखा होगा कि जितने भी महिला हैं वो अपने इस हिस्से पे मांग भरती है, बीच में यहाँ पे बिंदी लगाती है। हम लोग सत्संग करते हैं तो क्या करते हैं? ताली बजाते हैं। हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो कैसे करते हैं? घुटना मोड़ के बैठते हैं। यदि सत्संग करते हैं ताली बजाते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो घुटना मोड़ के बैठते हैं। और यदि खड़ाऊ पहनने का विधान आपने देखा होगा कि खड़ाऊ पहनते हैं तो उसमें जो अंगूठे के बीच की जो नस है वो दबती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग हेयर टफ्ट, यहाँ पे चुटिया रखते थे सिर के ऊपर, यहाँ पे मर्म होता है, इसको अधिपति मर्म कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सामान्य रूप से उसका उपयोग हम लोग रोज़ तिलक लगाते थे। रोज़ तिलक लगाने से का क्या मतलब था कि हम इसको अब तिलक लगा के हम स्टिकर बिंदी लगा ले रहे हैं, जबकि क्या होता था हम इसको तिलक लगाते थे तो इसको दबाते थे। और जब दबाते थे तो 85% ऑफ द ब्रेन विच इज़ नॉट एक्टिवेटेड, और जिसका हमें आज फंक्शन नहीं पता है, इट कैन बी एक्टिवेटेड बाय दिस काइंड ऑफ मर्मा थेरेपी। इन चीज़ों से हम बहुत सारी चीज़ों को गेन कर सकते थे। वो उसको लाइव, अब हमने उसको स्टिकर बिंदी लगा के छोड़ दिए, जबकि क्या था हम रोज़ उसको तिलक लगाना। कितनी बार लगाना? दिन में 3 बार लगाना। त्रिकाल संध्या होती थी, 5 बार नमाज होती है, 3 बार त्रिकाल संध्या होती थी। तो ये मर्म चिकित्सा कितनी बार करनी पड़ती है? 3 बार करनी है कम से कम, या 5 बार उसको आप कर सकते हैं। तो 3 बार हम यदि इसको ऐसे दबाएंगे तो उसका प्रभाव आप देख लीजिए। 3 बार यदि हम कान के पीछे दबाएंगे तो उसका प्रभाव देख लीजिए। 3 बार हम यदि संध्या करेंगे तो इनको अंगों को अपने दबाएंगे तो उसका प्रभाव देख लीजिए। तो ये जो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया, रिचुअल्स में इनकॉर्पोरेट किया गया एज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द रूटीन लाइफ, कि जिससे प्रत्येक व्यक्ति इसको कर सके। पूजा से पहले 3 बार प्राणायाम का विधान है। हम लोग संध्या करते हैं तो संध्या से पहले कहते हैं कि 3 बार आपको प्राणायाम करना, लेकिन आप क्या करते हैं? नाक, पंडित जी ने मंत्र बोला, हमने नाक पे हाथ लगाया और इतिश्री कर ली, और पूजा कराते हैं तो यहाँ छुओ कहते नहीं। जब भी पूजन होता है तो कहते हैं कि अंगों को छूने का, हम छूते ही हैं उसको, जबकि उसको उस स्थान विशेष पे दबाना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए। मर्मा साइंस वॉज कंसेप्ट टू बी बियॉन्ड ऑल डेफिनेशंस। इसको हम किसी भी डेफिनेशंस में बांध नहीं सकते कि ये क्या कर सकती है। इट इज़ लिमिटलेस। इसका स्कोप क्या है, इसको हम लोग उसको कह के बता नहीं सकते। ये बियॉन्ड डेफिनेशंस है। नेक्स्ट, अब ये कैसे हुआ? हाउ डिड रियली हैपन? इट इज़ द प्रेजेंटेशन अबाउट द थिंग्स वी नो एंड थिंग्स वी डू नॉट नो अबाउट द सेल्फ हीलिंग पावर ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। ये सोचा गया कि भाई क्यों ये चीज़ें हमारे डेली रूटीन में जोड़ी गई। हाथ को यहाँ छूना चाहिए, नाक को ऐसे पकड़ना चाहिए, कान को ऐसे दबाना चाहिए। इसको हम लोगों ने सोचा ये होता क्यों है? क्यों ये कहा गया कि भाई इस जगह पे चोट लगने पे आदमी मर जाता है, इस जगह पे चोट लगने से किसी के सिर में चोट लगी आदमी मर गया, किसी के सिर में चोट लगी वो बच गया, किसी के पैर में चोट लगी उसका पैर खराब हो गया, हाथ में लकवा हो गया, किसी के नहीं हुआ। हाथ में कंधे में चोट लगी, ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी हुई और हाथ खराब हो गया किसी के। तो कोई ना कोई ऐसी जगह है जहाँ पे चोट लगने से ज़्यादा नुकसान होता है
अब कोई ऐसी जगह है जहाँ पे चोट लगने से कम नुकसान होता है, निश्चित रूप से ऐसे शरीर में हमारे विशेष अंग हैं, तो इनको देखा गया कि तो कैसे होता है। दिस इज अ प्रेजेंटेशन अबाउट द थिंग्स वी नो, हम जिनको जानते हैं, और वी डू नॉट नो, जिनको हम नहीं जानते लेकिन हम उसका प्रभाव देखते हैं, अबाउट द सेल्फ हीलिंग पावर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, कि इसमें करने से ये होता है। तो उसके बाद पुटिंग द एम्फेसिस ऑन सीक्रेट्स ऑफ मर्मा साइंस, वी हैव स्विच्ड ओवर टू confirm our efforts to completely understand the scope of this science। इसको बार बार हम लोगों ने प्रैक्टिसाइज किया, लोगों का जो फीडबैक हमको मिला उसको हमने री एम्प्लॉय किया। दोबारा से हम लोगों को कहा, आदमी ने बताया कि मैंने यहाँ हाथ दबाया तो मेरा गर्दन का दर्द ठीक हो गया, मुझे चक्कर आने बंद हो गया, तो हमने जिसको चक्कर आते थे उसको कहा कि भाई यहाँ दबाइए, उसको फिर उसको फायदा हुआ, तो इसका मतलब कंफर्मेशन हुआ। उसके बाद दोबारा कंफर्म हुआ कि उसको रिकन्फर्म किया हजारों बार, और हजारों लाखों लोगों का हम विगत 22 वर्षों का मेरा अनुभव है, लाखों मरीजों में हम लोगों ने मर्म के द्वारा चिकित्सा दी, और हम लोग अब स्पेसिफाइड वे में कह सकते हैं कि भाई इस चीज़ से ये होता है, इस चीज़ से ये होता है, इस चीज़ से होता है। पहले एक बार हमने बटन दबा के देखा, हाँ इससे ये वाला पंखा चल रहा है, 20-25 बटन है ना, तो कंफ्यूज होना जरूरी है कि किससे एसी चलता, किस, क्योंकि उसमें भगवान ने कीबोर्ड तो बनाया है लेकिन उस पर लिखा नहीं है कि इसमें ABCDEFGH लिखा नहीं है, और वो सिर्फ ABCDEFGH को जानना ही इस हमारे पूरे प्रोसेस का मतलब है, क्योंकि ABCD लिखने वाले हम नहीं होते हैं, उसको समझना है, और उसको समझने के बाद हम इसको बताते हैं। तो दिस वर्क इज product and natural results of a total of more than 20 years spent by me and my colleagues practicing the intricacies of the Vedic surgical skill in terms of मर्मा science and मर्मा therapy। हम लोग 20 वर्ष से जो कार्य कर रहे हैं उसको हम लोगों ने वैज्ञानिक रूप पे परखा, वैज्ञानिक रूप पे उसको कैटेगराइज किया, और उसके बाद उसको प्रोपोगेट करने का ये तीसरा स्टेप हम लोगों का है कि हम लोग इसको बताएं कि भाई इससे फायदा होता है। नेक्स्ट, अब ये आप लोगों के लिए या हम लोगों के लिए जो हम लोग सीख रहे हैं, तो एज लर्नर एंड प्रैक्टिशनर ऑफ सर्जरी, जो भी सर्जरी सीखता है, ये सर्जरी से ज़्यादा कठिन काम है। एज ए लर्नर ऑफ प्रैक्टिशनर्स ऑफ सर्जरी नो टीचिंग ऑफ मर्मा थेरेपी इज नॉट सो सिंपल, क्योंकि हमारे जो सर्जरी का टेक्स्ट है सुश्रुत संहिता, उसमें लिखा है कि ये 107 पॉइंट होते हैं, एक चैप्टर है उसमें सिर्फ इतना इंडिकेशन है कि 107 पॉइंट है। ड्यूरिंग एनी सर्जिकल प्रोसीजर आपको इन पॉइंट्स को बचाना है। यदि आप इसको ऑपरेशन के दौरान इसको डैमेज कर देते हैं तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। एंड व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस, दे हैव इन्यूमरेटेड, दे हैव, बोलने की ताकत चली जाएगी, इस पे लगेगा तो उसकी गर्दन हिलने लगेगी, गर्दन स्थिर नहीं रहेगी, इस पे लगेगा तो उसका जोड़ खराब हो जाएगा, ऐसी चीजें। लेकिन दे हैव नॉट डिस्कस्ड द बेनिफिट्स ऑफ दीज पॉइंट्स, उन्होंने इसको कहीं नहीं लिखा। तो हम लोगों ने सोचा भाई ये इतने इंपॉर्टेंट चीज़ है, भाई कोई भाई है, भाई कोई खराब आदमी है, तो खराब आदमी के तो सबको पता है कि वो सबको धमकाता है, लेकिन खराब आदमी के कुछ फायदे भी हो सकते हैं। तो वो खराब आदमी के फायदे क्या हो सकते हैं उसको टटोलने की हमने कोशिश की। हमें डराया गया, जब हम लोग पढ़ते थे हमें डराया गया कि इन पॉइंट्स को छूना नहीं है। वही फायदे हम लोगों ने मर्म साइंस से ढूंढे। एज लर्नर एंड प्रैक्टिशनर ऑफ सर्जरी नो टीचिंग मर्मा थेरेपी इज नॉट सो सिंपल बिकॉज टेक्निक्स ऑफ मर्मा साइंस must be a labor of concern as the intellectual and emotional efforts put into the such endeavor are incredible। इसको ये सीधा विज्ञान नहीं है, ये कुछ लेने देने का साधन नहीं है कि हमने आपके पॉइंट दबाए, आपका दर्द ठीक किया, हमने 200 रुपये ले लिए, हमने 1000 रुपये ले लिया। हमने आपसे कहा कि आपका नी रिप्लेसमेंट होना, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि आपका नी रिप्लेसमेंट होना, और हम आपसे कहने लगे कि हम आपके नी रिप्लेसमेंट को 3 महीने में ठीक कर देंगे, लेकिन लगेंगे 3 लाख रुपए लेंगे, 2 लाख आपके बच रहे हैं और आपको सर्जरी नहीं करना, ये नहीं करना है। तो ये सारी भावनाएं जिस विज्ञान में समाहित है, वो विज्ञान के साथ लोगों की सेवा के लिए तत्पर हो, उसको हम मर्म विज्ञान कहते हैं। नहीं तो वो मर्म विज्ञान नहीं है, वो दुष्कर्म विज्ञान है। यदि हम इसका दुरुपयोग करते हैं तो ये दुष्कर्म के रूप में न परिवर्तित हो जाए, इसका हम मिसयूज ना करें, इसको पैसे बनाने का साधन ना बनाएं। ये हमारे इस पूरे सिस्टम का हमारा ह्यूमैनिटी थ्रू द डिफरेंट वैदिक मेडिकल साइंसेस हम लोग लगे हैं, हम लोगों की फाउंडेशन है, और इसके माध्यम से हम लोग विभिन्न डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देते हैं, किसी भी डिसिप्लिन का डॉक्टर हो। अभी हम लोग एक मेडिकल कॉलेज है हमारा देहरादून में, जॉली ग्रांट में, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उसके साथ हम लोग एक सेंटर ऋषिकेश में रन करने जा रहे हैं। 4 तारीख को उसका 2 तारीख को कैंप है, 4 तारीख को हम लोग उसको इनॉग्रेट करेंगे, और हम लोग वहाँ के मेडिकल डॉक्टर्स को, चाहे MBBS हो, MS हो, उन लोगों के साथ और भी किसी डिसिप्लिन के लोगों को हम सिखाने की एक प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी डिसिप्लिन का डॉक्टर हो हम उसको सिखा सकें। नेक्स्ट, इससे पहले मैं एक पेपर और पढ़ना चाहूँगा। टाइम क्या हुआ?
कम से कम हम अपने माता पिता के घुटनों का दर्द ठीक कर सकें। ये जितने लोग बैठे हैं, यदि हम लोग सब सीख जाएं तभी हम लोगों का यहाँ आना सफल होगा, उससे पहले सफल नहीं होगा। हम लोग डायबिटीज का इलाज सीख लें, हम लोग हाइपरटेंशन का इलाज सीख लें, हम अपनी आंखों का इलाज सीख लें, और हम अपने घुटनों का, अपने माता पिता के, हमारे घुटने ठीक है लेकिन हमारे माता पिता के घुटनों का दर्द ठीक हो जाए। यदि सब लोग इतना सीख जाएंगे तो हमारा आना तब सफल होगा, उससे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि भाई हमारा आना ठीक नहीं है। नेक्स्ट कोई है? 5 मिनट 5 मिनट है? 5 मिनट आ रहे हैं, बोलो। जैसे मैंने आपको कहा कि सारी चिकित्सा पद्धतियाँ इंसान ने बनाई हैं, और जो ये मर्म चिकित्सा की पद्धति है ये ईश्वर ने बनाई, तो इसके रिजल्ट्स भी इंसान की बनाई हुई पद्धतियों से हम इसको कोरिलेट नहीं कर सकते। तो ऐसे इसके रिजल्ट्स में भी आपको फर्क महसूस होगा। द हिस्ट्री ऑफ सर्जरी इन इंडिया डेट्स बैक टू द वेदास इन द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ हेड। आप लोगों ने सुना होगा कि गणेश जी का सिर काट के दूसरा सिर लगा दिया गया, तो ये दिया गया था, उसकी जगह बकरे का सिर लगा दिया गया था। तो द हिस्ट्री ऑफ सर्जरी इन इंडिया डेट्स बैक टू द वेदास in which transplantation of head, amputation of legs and the replacement by iron legs have been cited as performed by the divine twins अश्विनी कुमार। ये पीछे का प्रोसेस जो है ये अश्विनी कुमारों के द्वारा किया गया था। खेल राजा की पत्नी थी विस्पला, उनकी टांग युद्ध में कट गई थी, तो उसकी जगह आयरन लेग का इम्प्लांटेशन का एक रेफरेंस मिलता है, उसको हम लोग देखते हैं कि एक रेफरेंस है। देखिए कई बार क्या होती है, कई चीज़ें हमें झूठ महसूस होती है। कोई आपसे कहने लगे कि भाई आज से 20 साल पहले कोई आपसे कहता कि आप मोबाइल पे बात कर सकते, तो हमें झूठा लगता। 20 साल पहले बिना तार के हम टेलीफोन की कल्पना नहीं कर सकते थे। ट्रेन घंटी बजेगी, वहाँ से वहाँ जाएंगे तो सुनेंगे। आज की बात की आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे ही उस समय की बात की आप कल्पना आज नहीं कर सकते, क्योंकि ये परिस्थितियाँ और उसकी स्थितियों पे, उस समय किस जो स्थितियाँ होती हैं, उस समय का विज्ञान कैसा था, उस पर निर्भर करता है। तो कोई भी चीज़ जो हम नहीं जानते वो झूठी नहीं होती, इस बात को आपको स्वीकारना चाहिए। और कोई भी पुरानी चीज़ बेकार नहीं होती, ये भी जानना चाहिए। हमारे घर में कोई भी चीज़ पुरानी पड़ी है, हम उसको फेंकने लगें तो हम अपना सारा सामान फेंक देंगे। पुरानी कोई चीज़ें हो सकती हैं खराब हो जाए तो वो खराब हो सकती है, लेकिन सारी चीज़ पुरानी खराब नहीं होती, पुरानी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। तो इसको जानना उसीलिए जरूरी है। तो द सुश्रुत संहिता इज द ओल्डेस्ट अवेलेबल टेक्स्ट ऑन सर्जरी in the world dating back to a time between the 300 to 3000 BC। कुछ लोग कहते हैं कि 300 साल बिफोर क्राइस्ट है, कुछ लोग कहते हैं 3000 साल पहले, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान राम के समय में विश्वामित्र के पुत्र थे और सुश्रुत, तो भगवान राम का समय हजारों साल पहले का, या कई लोग उसको लाखों साल पहले का मानते हैं। तो उसी रेफरेंस में हम इसको, इस साइंस की बात करते हैं। नेक्स्ट, actually whatever we know about the ancient Indian science, medical surgery was not possible without the preservation of सुश्रुत संहिता। यदि हमारे पास सिर्फ ये किताब नहीं होती तो हम इंडियन सर्जरी के बीच में कल्पना भी नहीं कर सकते। अंग्रेज कहते हैं कि हमने फोड़े का ऑपरेशन करना भी हमने आपको सिखाया, वो आज वो बात कहते हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं प्लास्टिक सर्जरी के मामले में लिखा कि गंडात उत्पाट्यमानसेन सानुबंधेन जीविता कर्णपालिम अपालेस्तु कर्यात निर्लिख्य शास्त्रविद, जो फ्लैप रोटेशन टेक्निक ऑफ नोज फॉर्मेशन की है, राइनोप्लास्टी की है, वो इंडिया की टेक्निक है। और आज भी जितनी भी जो प्लास्टिक सर्जरी की बुक्स हैं उसमें इंडियन मेथड ऑफ राइनोप्लास्टी के नाम से ये कोट की जाती हैं। और महर्षि सुश्रुत को फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी माना जाता है। जब हम प्लास्टिक सर्जरी का फादर उनको मानते तो अदर जो सर्जिकल ब्रांचेज हैं उनका फादर तो अपने आप होते। जैसे बड़े बच्चे के पिता कहते कि कौन किसके पिता है, मुन्नू के पापा, तो मुन्नू के पापा है तो टिल्लू मुल्लू उनके पापा तो अपने आप है, तो एक ही का तो नाम लेते। तो जब एक बड़ी सर्जरी की साइंस का हमने बताया कि फादर ऑफ सर्जरी है, तो रिमेनिंग ब्रांच आर ऑल्सो अंडर द पैट्रनेज ऑफ महर्षि सुश्रुत। ठीक है, तो उसको लोग स्वीकार नहीं करते, लेकिन हम लोग स्वीकार करते हैं कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी का फादर महसूस किया, स्वीकार किया। हम कहते हैं सारी सर्जरी के जो फादर थे वो महर्षि सुश्रुत थे, जिन्होंने प्रपोन किया, जिन्होंने उसको आगे बढ़ाया। एक्चुअली वट एवर certainly we would know almost nothing about the ancient Indian surgery। सुश्रुत संहिता जब यदि हमारे पास नहीं होती तो ये कभी भी आपको इसके विषय में, सर्जरी के विषय में नहीं जान सकते थे। दिस टेक्स्ट नॉट ओनली रिप्रेजेंटेड the embodiment of surgical knowledge of the past millennium, but also was much ahead of the times in expounding and practicing the surgical principles. The validity of this truth is realized today। जो आज सर्जिकल जितने ऑपरेशंस होते हैं वो पहले लिखे जा चुके थे। उन्होंने लिखा कि यतो यतो गतिम विद्यात् उत्संगो यत्र यत्र च तत्र तत्र व्रणम कुर्यात् तद यथा दोषो न तिष्ठति। एक फोड़े का ऑपरेशन जिसको हम हिल्टन टेक्निक से कहते हैं कि हिल्टन मेथड से किया है, तो उन्होंने लिखा है कि कैसे करना चाहिए कि जहाँ यतो यतो गतिम विद्यात् मीन्स जहाँ पे फ्लक्चुएशन, गति का मीन्स मूवमेंट,
फर्स्ट में कहाँ हम चीरा लगाते हैं, चीरा लगाने के लिए हम उसको दबा के देखते हैं और देखते हैं कि जहाँ सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, जहाँ सबसे ज़्यादा मूवमेंट पिलपिला जहाँ से दिखाई दे रहा वहाँ पर यतो गतिविद्या उत्संगो यत्र यत्र, उत्संग कहते हैं एलिवेशन को, जो सबसे उभरा हुआ हिस्सा वहीं पे कोड़े पे चीरा लगाया जाता है। और आज भी हम उसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, तो इट इज़ नोन एज हिल्टन मेथड कहते हैं। लेकिन वो मेथड क्या है, सुश्रुत का मेथड है। उसमें लिखा है कि यतो गति विद्या तो संगो यत्र यत्र तत् व्रणम कुर्यात् तद्यथा दोषो न तिष्ठति। इस ढंग से उन्होंने उस मेथड को कहा। इसी ढंग से और एक टेक्निक कही है कि आंचनम पीड़नश्चैव संक्षेपे बंधनश्च, तथा एक श्लोक लिख दिया, पूरा ऑपरेशन का प्रोसेस बता दिया। उन्होंने कहा कि जो फ्रैक्चर होता है, जब फ्रैक्चर होता है तो क्या करना, आंचन करना, मीन्स जस्ट यू हैव टू उसको खींचते हैं, ट्रैक्शन देते हैं। आजकल क्या करते हैं, ट्रैक्शन। आंचनम पीड़नश्चैव संक्षेपे बंधनस्तथा, उसको आंचन करना, पीड़न करना मीन्स यू हैव टू कंप्रेस, यू हैव टू ब्रिंग बोथ द मार्जिन्स टुगेदर, दोनों मार्जिन्स को साथ लाना है। एंड अल्टीमेटली जस्ट यू हैव टू बंधन करना है, मीन्स इमोबिलाइजेशन करना, प्लास्टर करना, पट्टी बांधनी है, वट एवर यू हैव टू डू यू कैन डू। तो 4 प्रोसेस में पूरा फ्रैक्चर का मैनेजमेंट है, आंचन, पीड़न, संक्षेप और बंधन में। तो ये भी सुश्रुत ने ही हमको बताया। तो जितना भी सर्जिकल स्किल आज हमारे पास मिलता है, द क्रेडिट गोज टू सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता से ही सारे लोगों ने सीखा। इसका ट्रांसलेशन अरेबिया में हुआ ससरद संहिता, ससरद किताब ससरद के रूप में। इसके बाद ये इटली, जर्मन और यूरोप के कंट्रीज में गई और वहाँ इसका दोबारा से इसको रिमॉडिफाई करके इसको प्रैक्टिसाइज किया गया। और टेग्लियोपोजी और एक इटली सिसिली ब्रेंका, 2 साइंटिस्ट हुए जिन्होंने राइनोप्लास्टी का ऑपरेशन किया और उन्होंने ये सारा का सारा जो स्टिमुलेशन है दे गॉट द स्टिमुलेशन फ्रॉम द इंडियन साइंस। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो प्लास्टिक सर्जरी की बुक्स हैं उसमें लिखी हुई है। तो इससे आपको हमको गर्व होना चाहिए कि ये सारी की सारी चीज़ जो सर्जरी आज कही जाती है कि इंग्लैंड अमेरिका से आई है, वो हमारी अपनी ओरिजिनल है। और ऐसे ही हम एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर की बात करते हैं, जिसको हम समझते हैं कि ये चीन और जापान से आई है, वो भी हमारी अपनी चीज़ है, वो मर्म चिकित्सा के रूप में। नेक्स्ट, लाइज इन द फैक्ट दैट सर्जरी वॉज एलिवेटेड फ्रॉम ए मैनुअल आर्ट to an academic discipline and a superior area of expertise amongst the 8 disciplines of Ayurveda। तो ये एक करके हमने कुछ चीज़ देखी, मैनिपुलेशन किया। जैसे आप लोग देखते हैं आज भी पहलवान हड्डी बिठाते हुए देखते हैं, कई दिल्ली में भी कई पहलवान हैं जो हड्डी बिठाते हैं। और वो हड्डी बिठाते हैं तो वो क्या है, वो मैनिपुलेशन है, मैनुअल आर्ट है। लेकिन उसको द फर्स्ट पर्सन टू प्रोवाइड ए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ सर्जरी। जिनको गलती से हम लोग दबाएं तो नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट, इसके बाद भी नेक्स्ट, हाँ, इसमें क्या है, देयर आर 30 सीरियल्स। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, देखिए कटिक तरुण की बात हमने की है, ये कुछ मर्म है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि यदि हम पूरा पढ़ाएंगे, पूरा बताएंगे तो उसमें फ़ायदा नहीं। तो नेक्स्ट आप इसको, नेक्स्ट, इसको भी नेक्स्ट। इसमें बहुत सारी जो सिराएँ हैं उसमें इंपॉर्टेंट सिरा है, यदि हम इसमें उसको चोट लग जाती है तो उससे उसको नुकसान हो सकता है, वो उसका डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट, non-penetrable veins above the clavicle has 15 number। नेक्स्ट, इसको भी हटा दीजिए। नेक्स्ट, ये हम आपके 3 दिन के प्रोग्राम के हिसाब से हम लोगों ने जो तैयार किया था वो प्रोग्राम है। नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या, द बेसिक नॉलेज अबाउट इन द सेम वे एज ए रैपिड एक्टिंग सॉल्यूशन मर्मा थेरेपी वाज आल्सो पॉपुलर इन द एंशिएंट इंडिया इन द टाइम ऑफ रामायण एंड महाभारत। ये उस समय लोगों को वेदों के समय से लेकर त्रेता और द्वापर तक पता था। जैसे हम योग और प्राणायाम को या आयुर्वेद को 100 साल जीने का साधन मानते हैं, वैसे मर्म चिकित्सा को 400 साल स्वस्थ रूप से जीने का साधन माना जाता था। ये सतयुग की चिकित्सा पद्धति है और आज के हिसाब से जो हम लोग जी रहे हैं वो कलयुग में जी रहे हैं। तो इन द सेम वे एज ए रैपिड एक्टिंग सॉल्यूशन Marma therapy was also popular in ancient India in the time of Ramayana and Mahabharata. The basic knowledge about the Marma therapy has been discussed extensively। तो इसमें सारी चीज़ों में बहुत सारी जगह पे डिस्कस किया गया, इनको बहुत सारी जगहों पे इरेगुलर वे में, मतलब बहुत ऑथेंटिक वे में बता के नहीं कहा, लेकिन जैसे रुद्राभिषेक की क्रिया को कहा, रुद्राभिषेक करने से पहले लिखा है कि मर्म का आच्छादन करना चाहिए। कोई भी चिकित्सा, कोई भी हम पूजा करते हैं, पूजा करने से पहले हमें न्यास करने की बात है, न्यास करना चाहिए। तो वो इस ढंग से इसको मिला। अब इसमें क्या, व्हाट आर द मर्मास एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द सुगो एंड एक्यूपंक्चर पॉइंट्स। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये हर व्यक्ति हम लोगों से पूछता है कि ये क्या, भाई आप जो करते हैं वो भी एक्यूप्रेशर वाले करते हैं, लेकिन इसमें और उसमें क्या अंतर है। तो पहला मोटा अंतर मैं आपको बता दूं कि जैसे हम इस कमरे से गीले पैर हैं हमारे और हम इससे चले जाएं या यहाँ रेत है पड़ी है और रेत के ऊपर से हम निकल के चले जाएं तो हमारे फुटप्रिंट्स उसमें अवेलेबल होते हैं। आदमी चला गया लेकिन हम ये कहते हैं कि ये
आदमी के पदचिन्ह हैं, लेकिन जो आदमी चला गया वो तो मर्म चिकित्सा है, और जो फुटप्रिंट्स है वो क्या है, वो एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, मरमा है, ये जो अनमा है, मॉक्सीबस्टन है, ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि उसका और इसके प्रभाव में इतना ही अंतर है, हम उससे सिर्फ इमेजिन तो कर सकते हैं कि हाँ इससे ठीक हो सकता है, लेकिन जो ठीक मर्म चिकित्सा से होता है वो किसी दूसरी चीज़ से ठीक नहीं हो सकता। दूसरा, हम उसको और दूसरे ढंग से कहते हैं कि किसी मिरर के सामने यदि कोई आदमी खड़ा है तो उसके इंप्रेशन में और आम जो व्यक्ति है उसमें जो फर्क है वही मर्म चिकित्सा और दूसरी चिकित्सा पद्धतियों में फर्क होता है, इसको हम ये कहते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट, इन ओरिएंटल मेडिसिन सुबो और द वाइटल पॉइंट्स आर सिचुएटेड इन मेरिडियंस। आपने देखा होगा बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और हर एक्यूपंचरिस्ट अलग अलग पॉइंट बताता है, कोई कहता है ये किडनी का पॉइंट है, कोई दूसरे पॉइंट, क्योंकि देखिए जब एक्यूपंचर का प्रचलन हुआ था तो किडनी का लोगों को पता नहीं था, मॉडर्न जो एनाटॉमिकल साइंस है उसका पता नहीं था, ठीक। तो अब कैसे हम बता सकते हैं कि ये किडनी के लिए, तो उन्होंने कब जो पुराना एक्यूपंचर या एक्यूप्रेशर था उसमें ये इसके ऑर्गन वाइज कभी भी कोई डिस्कशन नहीं था कि ये इस चीज़ के लिए ठीक करती थी। तो वो क्या किया कि आज के लोगों ने उसको इनकॉर्पोरेट किया। जब इनकॉर्पोरेट किया तो अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है उसमें, कोई किडनी का कोई पॉइंट बताता, कोई किडनी का दूसरा पॉइंट बताता, कोई हार्ट के लिए कुछ और चीज़ बताता, कोई किसी बीमारी के लिए कोई दूसरी चीज़ बताता। तो इसमें क्या था, ओरिएंटल मेडिसिन में द सुबो और द वाइटल पॉइंट्स और एक्यूपंचर पॉइंट्स आर सिचुएटेड इन मेरिडियंस, ये मेरिडियंस में होते हैं, एंड दीज पॉइंट्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू दीज मेरिडियंस। लोग कहते हैं कि ये पॉइंट्स एक दूसरे से लिमिटेड मिले हैं और आपको कई जगह पे निडल्स लगानी पड़ती हैं, एक जगह पे नहीं करते। वो क्या करते हैं, 10, 20, 50, 100 निडल्स एक जगह पे लगाते हैं। इन ओरिएंटल मेडिसिन द रिजल्ट्स में नॉट बी इफेक्टिव समटाइम्स ड्यू टू मिसिंग ऑफ द करेक्ट सुबो पॉइंट कम्प्लीटली। उसमें कई बार क्या होता है, यदि हमें नहीं पता, हम दूसरी जगह पे लगा रहे हैं, जो पॉइंट्स नहीं मिल रहे, मेरिडियंस पे नहीं लगाए, उस सही पॉइंट को नहीं पकड़ा, तो आपके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि हमने एक्यूपंचर किया, एक्यूपंचर कराया, एक्यूप्रेशर किया, हमें रिजल्ट्स नहीं मिले, वो हो सकता है। बट इन मर्म थेरेपी दीज पॉइंट्स आर डिस्क्राइब्ड एनाटॉमिकली, इसको पता है कि कहाँ 4 अंगुल नीचे, यहाँ से इस जगह पे अपांग मर्म है, इस जगह पे ये मर्म है, इस जगह पे ये मर्म है, सारी चीज़ें डिस्कस है एक एक। और वो किसका, उसका प्रमाण भी लिखा है, ये तिल के प्रमाण की है, ये अंगुल के प्रमाण की है, ये अंगुष्ठ के प्रमाण की है, ये पादतल के प्रमाण की है, ये मुट्ठी के प्रमाण का, वो सब चीज़ों का डिस्कशन हम लोगों के टेक्स्ट में मिलता है। तो हमको पता है कि ये पॉइंट्स कहाँ हैं, तो सही पॉइंट हम आपको बता सकते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पे है और ये चीज़ इस चीज़ के लिए होता है। द चांस ऑफ मिसिंग ऑफ द पॉइंट आर मिनिमल इन केस ऑफ Marma science. It can be said that Marma science is more precise and informative than any other Oriental science, चाहे एक्यूप्रेशर हो, एक्यूपंक्चर हो, अनमा है, मॉक्सीबस्टन है, सेस्तु है, कैंपू है, कोई भी चिकित्सा की पद्धति जो ओरिएंटल मेडिसिन के तौर पे प्रयोग की जाती है साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना में, जापान में, तिब्बत में, वो सारी की सारी हमारी मर्मा साइंस का ही एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन वो उतनी ज़्यादा एप्रोप्रिएट नहीं है, उतनी ज़्यादा साइंटिफिक नहीं है, उतनी ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है जितने की मर्मा साइंस है। इसलिए हमें जो भी चीज़, जो व्यक्ति मर्म साइंस को जान लेता है तो उसको फिर ये सारी चीज़ें, थोड़ी चीज़ें प्रभावित नहीं करती। नेक्स्ट, इंडिया इज द नेटिव लैंड ऑफ बुद्धिज्म फ्रॉम वेयर न्यूमरस बुद्धिस्ट स्कॉलर्स voyaged thousands of miles across the continent। हमारे यहाँ से लाखों बुद्धिस्ट बुद्ध भगवान के साथ बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए साउथ ईस्ट एशिया में गए और वहाँ उन्होंने बुद्ध धर्म का प्रचार किया। इसी के साथ हमारी ये जो ओरिएंटल मेडिसिन की ये जो आयुर्वेद है, चाहे मर्म चिकित्सा है, ये वहाँ गई और वहाँ कल्चर, रिलीजन और इनके साथ साथ ये वहाँ उसका डेवलपमेंट हुआ। तो द कल्चर, रिलीजन, आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस एंड अदर ट्रेडिशनल नॉलेज also went to the Southeast Asia all the way through the spread of Buddhism along with these Buddhist scholars। इससे पहले ये चीज़ें और ब्राह्मणिज्म के साथ गई, बुद्धिज्म था उससे पहले ब्राह्मणिज्म था, तो ब्राह्मणिज्म के साथ भी ये सारी चीज़ें वहाँ गई। तो ब्राह्मणिज्म, बुद्धिज्म बोथ आर कैरियर ऑफ दिस टाइप ऑफ साइंस टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और खासकर साउथ ईस्ट एशिया के हिस्से में ये सारी चीज़ गई। नेक्स्ट, इंडियाज कॉन्टेक्ट विद द कंट्रीज of Southeast Asia were mainly through the Brahmanism and Buddhism. Before Buddhism, Brahmanism extended throughout the Indian subcontinent. After that, Buddhism flourished in many divergent societies ranging from the unsettled, undeveloped and well-developed, and today it is a major religion of the world, especially of Southeast Asia। इसीलिए बुद्ध धर्म जो है आज विश्व का सबसे बड़ा धर्म के तौर पे चीन है, जापान है, क्या कहते हैं हमारा तिब्बत है, साउथ ईस्ट एशिया है, इन सब जगह पे बुद्ध धर्म एक बड़े धर्म के रूप में हमारा प्रचारित है। जबकि इसका मूल कहाँ है, ये हमारे जो कल हम लोग क्या कहते हैं विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ रहे थे तो उसमें बुद्धावतार की बात हमने कही, तो बुद्ध भी हमारे एक भगवान है और उसी का ये सारा विस्तार हमारे ही
बुद्ध धर्म का विस्तार सारे विश्व में है, इसका भी हम लोगों को गर्व होना चाहिए। नेक्स्ट, at the time of the Indian civilization was in the zenith and gripped the subcontinent and especially Southeast Asia before the birth of the Jesus Christ। ये सारा का सारा हिस्सा जीसस क्राइस्ट से भी पहले हम लोग इतने, जब लोगों के पास कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं थी, तो हमारे यहाँ पूरा विज्ञान बहुत रूप से डेवलप था। जो आज आप सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो हम लोगों को ज्ञान देते हैं, वो उस समय कपड़ा पहनना भी नहीं जानते थे, जंगल में रहते थे, खाना उनके पास नहीं होता था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, जबकि हमारी पूरी सभ्यता अपने जनित पे थी। तो हम लोगों को उसका गर्व होना चाहिए और हम लोगों को अपने को कभी छोटा नहीं मानना चाहिए। वेव्स ऑफ इंडियन ट्रेडर्स, स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स, सोल्जर्स, ब्राह्मण्स, बुद्धिस्ट, मिशनरीज बीट अपॉन साउथ ईस्ट एशिया इन वन हीव आफ्टर अनदर। हम लोग उनकी सारी चीज़ों को हम लोगों ने प्रभावित किया। हमारे क्या कहते हैं, हमारे जितने व्यापारी थे, हमारे स्कॉलर्स थे, हमारे सोल्जर्स थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, जितने ब्राह्मण्स थे और जितने बुद्धिस्ट थे, इन लोगों ने सारे के सारे सब कॉन्टिनेंट को प्रभावित किया। और आज भी उसके प्रभाव के अंश पूरे विश्व में, उस विश्व के हिस्से में देखे जा सकते हैं। तो हम लोगों को अपनी जो सभ्यता है, अपनी संस्कृति है, अपने विज्ञान पे भरोसा होना चाहिए, गर्व करना चाहिए कि हमारे पास इतना बड़ा साइंस थी, लेकिन आज कम है तो हमें उसको बढ़ाने का प्रयास भी करना चाहिए। ये नहीं कि हमारे दादा वो हमारे राजा के मंत्री हुआ करते थे और आज हम बहुत गरीब स्थिति में है, तो हमें उनकी तरह बनने का प्रयास करना चाहिए। वही हम लोग इसको बार बार हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, बिटवीन द, अब ये फिर हम लोगों ने उसी को डिफाइन किया कि चंपा में, कंबुज में, श्याम नाम में, क्योंकि हमारे चंद्र वर्मा, जय वर्मा, रुद्र वर्मा के नाम के राजा हुआ करते थे। नेक्स्ट, ये वेंसान और फाइनल हमारे यहाँ आए थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ डिस्पेंसरीज होती थी जिसमें मर्म चिकित्सा होती थी, जिसमें आयुर्वेद की चिकित्सा होती थी, सर्जरी होती थी। उन्होंने उनको पुण्यशाला का नाम किया, हाउस ऑफ चैरिटीज़ हमारे यहाँ होते थे। उन्होंने डिस्कस किया है अपने जो डिफरेंसेस उन्होंने दिए हैं कि इंडिया में ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी। नेक्स्ट, ये सब ये फिर नेक्स्ट इसमें, फिर इसके बाद नेक्स्ट तो मैंने बुद्धा स्कॉलर्स, आयुर्वेदिक स्कॉलर्स ने एक दूसरे से, हम लोगों ने एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ों को सीखा। वहाँ से भी हम लोगों ने बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी जो हर्ब्स हैं वो साउथ ईस्ट एशिया के हम लोगों ने अपने फार्माकोपिया में इनकॉर्पोरेट की, और आज भी हम लोग उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। जैसे मोहवग में हमने जीवक में कहा कि मोहवग के समय में जीवक जो है भगवान बुद्ध के फिजिशियन हुआ करते थे, और वो हाई प्रोफाइल सर्जिकल प्रैक्टिस करते थे, इंक्लूडिंग क्रेनियल सर्जरी होती थी उस समय। ये बहुत बड़ी बात है, उस समय ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। नेक्स्ट, अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें ये कि क्यों हमारा ये, कैसे इसका डाउनफॉल हुआ हमारी साइंसेस का। नेक्स्ट, खत्म हो गया। नेक्स्ट, ये जस्ट वी आर समराइजिंग दिस टॉपिक हियर। और इसके बाद यदि समय हो तो मैं कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन कुछ देना चाहें तो वो डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए मैं इस बच्ची को बुलाना चाहूँगा। काफ़ी देर से ये बच्ची यहाँ बैठी है। पैर उठाओ बेटे, पंजा मोड़ो, पंजा मोड़ो, उठाओ पैर को, पंजा उठाओ, पंजा उठाओ, ऊपर ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, ऐसे करो, नहीं ऐसे करो, इसे उठाओ, नहीं पैर उठाओ बेटे, पैर उठाओ, पैर ऊपर करो और इसे उठाओ। ध्यान रखो, इसको सीधा बच्चे सीधे ले जाओ, सीधे लेटो बेटी, सीधे लेटो। इसको तो ये तो कमर में भी दिक्कत है ना, एक पैर छोटा एक पैर बड़ा है। क्या नाम है अवंतिका आपका? अवंतिका, ये बेटी 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 बेटी, थोड़ा सा दिक्कत हाँ, रोते नहीं। हाँ सुन, क्या नाम है? अभी ठीक। हाँ, अब पैर उठाओ बेटे, पैर उठाओ, पैर उठाओ, पैर उठाओ। अच्छा, टॉफ़ी है आपके पास? नहीं टॉफ़ी है? टॉफ़ी खाते हो बेटे? बाजार से दिलवाई। टॉफ़ी खाते हो क्या? कौन सी टॉफ़ी खाते हो आप? कौन सी खाते हो? नाम मालूम नहीं है। चॉकलेट खाते हो, टॉफ़ी खाते हो? चॉकलेट खाते हो, टॉफ़ी कौन सी वाली? नाम बताओ। है कौन सी वाली? कौन सी वाली खाते हो बताओ? वही मंगवाएंगे तुम्हारे लिए आज, है ना? एक खाती है तू? बेटे 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 बेटे। हाँ, अच्छा कौन सी टॉफ़ी खाते हो? कौन सी टॉफ़ी खाते हो? अच्छा अच्छा, पैर को अब पैर मोड़ो बेटे, पैर मोड़ो, पैर मोड़ो, पैर मोड़ो, पैर मोड़ो, पैर मोड़ो, पैर मोड़ो, मोड़ो पैर,
इस पैर को मोड़ो, मोड़ो पैर, नहीं नहीं नहीं, पैर मोड़ो, हाँ मोड़ो, शाबाश, इसको मोड़ो, इसको मोड़ो, इसको मोड़ो, इसको मोड़ो, मोड़ो, शाबाश 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 शाबाश, मोड़ो, वेरी गुड वेरी गुड, खड़े रखो सब, वेरी गुड, उठाओ, हाँ इसको अलग रख करो बेटे, वेरी गुड, फैलाओ इसे, फैलाओ पैर, पैर फैलाओ, पैर फैलाओ, आगे लेके जा। हाँ, पैर फैलाओ, पैर फैलाओ, हाँ शाबाश, वेरी गुड, इसको फैलाओ, फैलाओ फैलाओ, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया तुम्हें ठीक होना है।